शरीर एकदम से फिट, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। 100% शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इस दवा का निर्माण होता है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दवा हम सीधे डाक या कोरियर द्वारा आपको भेजते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर का कमीशन बचे और आपको दवा सस्ते में मिल सके। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मन किसान सबे खुशहाल हो, सबके अधिकार के रक्षा, प्रतिनिधि के मन में चाहे जनहित के विचार। बोले बिहार महागठबंधन सरकार। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। देश में इस महीने कोरोना के 29 दिनों में 17 लाख नए केस आए हैं। सितंबर में यह आंकड़ा 26 लाख पर था। हालांकि बीते 2-3 दिनों से दिल्ली और केरल के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव केस में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो गुरुवार को रिकॉर्ड 5000 से ज्यादा मरीज यहाँ पर मिले हैं। वहीं एक्टिव केस जो हैं 1574 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 80,87,428 हो चुका है। राहत की बात यहाँ पर यह है कि इनमें से 78,71,568 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,21,130 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस में भी लगातार 27 दिन से गिरावट जारी है और आंकड़ा 6 लाख से कम हो गया है। अब देश में 5,93,698 मरीजों का इलाज चल रहा है। इससे पहले 5 अगस्त को देश में 5,94,000 एक्टिव केस थे। हालांकि दिल्ली और केरल के जो आंकड़े हैं वो इस समय चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीते 2 से 3 दिनों में लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको जानकारी देते आए हैं कोरोना के बारे में कि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले संख्या जो है लोगों की वो ज़्यादा है, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में दिल्ली और केरल के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। तो देश में इस महीने कोरोना के 29 दिनों में 17 लाख नए केस आए हैं। सितंबर में यह आंकड़ा 26 लाख रहा था। हालांकि बीते 2-3 दिनों से दिल्ली और केरल के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। यहां पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में गुरुवार को रिकॉर्ड 5,739 मरीज मिले हैं, जो वाकई में चिंताजनक है। आंकड़ा अब धीरे धीरे दोबारा दिल्ली और केरल में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देश भर की अगर हम बात करें तो अब कोरोना की जो स्थिति है वो ठीक होती हुई नजर आ रही है। जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है और जो संक्रमित हैं उनकी संख्या कम हो रही है। इसके अलावा एक्टिव केसेस की संख्या काफ़ी कम हमारे देश में होती जा रही है। लेकिन दिल्ली और केरल में अभी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार की पूरी कोशिश यही रहेगी कि इन आंकड़ों को काबू में किया जा सके। इसके लिए सरकार और इन राज्यों की जनता को मिलकर काम करना होगा। जो भी तमाम गाइडलाइंस है, नियम है, उन्हें फॉलो करना ही होगा। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि अगर किसी को सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना यहाँ पर जाँच करवाएं और ये अश्योर करें कि कोरोना से वो संक्रमित हैं भी या नहीं। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? राजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
राजीव से हमारा संपर्क टूट गया है। तो देश में इस महीने कोरोना के 29 दिनों में 17 लाख नए केस आए हैं। सितंबर में यह आंकड़ा 26 लाख रहा था। हालांकि बीते 2-3 दिनों से दिल्ली और केरल के जो आंकड़े हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं। यहां पॉजिटिव केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में गुरुवार को रिकॉर्ड 5,739 नए मरीज मिले हैं, जो कि चिंताजनक है। सरकारें तमाम प्रयास कर रही हैं। जनता को भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना का प्रभाव कम हुआ है, अभी संकट टला नहीं है। अगर लापरवाही हम बरतेंगे तो ये संकट जो है बढ़ता जाएगा और केसेस जो है वो लगातार हमारे देश में बढ़ते रहेंगे। राजीव हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी राजीव, मैं आपसे दिल्ली के हाल जानना चाहती हूं। कोरोना को लेकर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि 2 से 3 दिन पिछले अगर हम देखें तो एक बार फिर से मरीज जो है प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कोरोना के अंदर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होती नजर आ रही है। वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी कोरोना काल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर है, क्योंकि एक तरफ तो सिविल डिफेंस के जवान भी लगाए गए हैं। जहां जगह जगह अगर लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, यहाँ तक कि जो मास्क का यूज नहीं कर रहे, उनके ऊपर जुर्माना भी किया जा रहा है। लगभग 500 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का लोग बाग यूज करें। बेशक का अनलॉक 5 चल रहा है और अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन है वो चल रही है। कहीं ना कहीं ये हर तरीके से लोगों को सुविधाएं भी दी जा रही है। मगर एक चीज गौर करने वाली बात है, सरकारें अभी कह रही हैं कि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ, यानी कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और गाइडलाइन के हिसाब से ही सारी चीजें फॉलो करनी होगी। मगर जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जनता अभी भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मास्क का यूज नहीं कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज नहीं कर रही है। उसी को लेकर ही जगह जगह अधिकारी भी पहुंच रहे हैं मार्केटों के अंदर। यहाँ तक कि जो बीजेपी के नेता है वो भी पहुंच रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का खास तौर पर यूज करें। अगर कहीं ना कहीं जो लोग बाग मास्क का यूज नहीं कर रहे तो उनको ऊपर जुर्माना किया जा रहा है, वो भी 500 रुपए का। और देखना होगा क्या क्या जुर्माना आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन अब जनता की लापरवाही ज्यादा नजर आ रही है। जनता जागरूक नहीं रही है। लग रहा है कि अभी संकट जो बना है वो जनता समझ नहीं पा रही है। हम तमाम जो बाजार है वहां पर भीड़ देख सकते हैं। इसके अलावा आवाजाही कितनी ज्यादा हो रही है, ट्रैफिक जाम कितना ज्यादा हो रहा है, इससे भी पता लग रहा है कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जनता को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? भले ही जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया हो या तमाम व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन जनता जागरूक हो, इसके लिए इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सरकारें जरूर कोशिश कर रही हैं मगर जनता भी जागरूक है। मगर कहीं ना कहीं जो अवहेलना की जा रही है वो जनता के द्वारा ही की जा रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो हमें ताजी हवा मिलेगी और जिसकी वजह से वायरस की चपेट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है और कई बार हमने ये भी देखा जाकर बाजारों के अंदर जाकर कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो या फिर कहें जो व्यापारी है वो है, जो सामान लेने आया है मार्केट के अंदर वो है। हर तरीके से कहीं ना कहीं उल्लंघन जरूर है। मगर हाँ, जुर्माना जरूर किया जा रहा है। जुर्माने के साथ साथ ये भी देखना होगा कि किस तरीके से सारी कार्रवाई होती है। मगर अगर जुर्माना और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है तो वो भी करना होगा दिल्ली सरकार को, कहीं ना कहीं उसके लिए ही तय की क्या, ताकि जनता इसको फॉलो करे और जनता इससे बच सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली और केरल में, इन दोनों ही राज्यों में एक बार फिर से धीरे धीरे कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। हालांकि दोनों राज्यों की सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को आतंकवादियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या कर दी गई। देर शाम कुलगाम जिले के इलाके में भाजपा नेताओं फिदा हुसैन, इसके अलावा जानकारी हम आपको दे दें, उमर हाजम और उमर राशिद बेग की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन माने जाने वाले टीआरएफ ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके जहन में यह नाम पहली बार आया होगा कि आखिर घाटी में आतंक फैलाने की जिम्मेदारी लेने वाला यह नया आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट कौन है। दरअसल यह आतंकी संगठन उस वक्त अस्तित्व में आया जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में बांट दिया।
टीआरएफ की लॉन्चिंग पिछले साल अगस्त के आसपास हुई थी, जब केंद्र की मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया था। इसके बाद घाटी में बड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 टॉप आतंकियों द्वारा इस आतंकी संगठन को खड़ा किया गया और इसी आतंकी संगठन ने कुलगाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को आतंकवादियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या कर दी गई। देर शाम कुलगाम जिले के वाई के पोरा इलाके में बीजेपी नेताओं फिदा हुसैन, उमर हाजम और उमर राशिद बेग की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, आपसे टीआरएफ संगठन की पूरी जानकारी चाहेंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनके जहन में ये नाम ही पहली बार आया होगा कि आतंक का ये कौन सा मुखौटा है, तो टीआरएफ के बारे में पूरी जानकारी। जी देखिए, ये लश्कर-ए-तैयबा का ही एक सहयोगी संगठन है, टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसने अपना नाम रखा है और स्पेशली इसको एक ही जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो बीजेपी के नेता, जो कश्मीर घाटी में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ रहा है, बीजेपी से लोग जुड़े हैं, उनकी हत्याएं और खास करके पंच सरपंचों की हत्या की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है और इसके दिशा निर्देश जो है वो सीधे पाकिस्तान की तरफ से इनको मिल रहे हैं और लगातार ये ऐसी घटनाओं का अंजाम भी दे रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों के हाथों कहीं ना कहीं ये मार भी खा रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान लगातार ऐसे आतंकियों की जो है सहायता कर रहा है, ऐसे आतंकियों की फंडिंग कर रहा है और इस संगठन को स्पेशली घाटी के अंदर बीजेपी के नेताओं और पंचों सरपंचों की हत्या के लिए जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से कल 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब इसके बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जब पता लग गया है कि टीआरएफ नाम के इस संगठन ने इस तरह का आतंकी हमला करवाया है, तो इसके बाद क्या कुछ तैयारी अब हमारे देश की नजर आ रही है? जी देखिए, तैयारी सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी है, लेकिन जिस तरह से ये लोग बीती रात बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और जो युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव की हत्या की है, उसके बाद ये लगातार वहां से फरार हो गए और एक आल्टो गाड़ी के अंदर बैठ के ये लोग आए थे। इसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी दी है और बताया भी यही गया है कि हालांकि जो गाड़ी है वो पकड़ ली गई है और जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और लगता है कि जल्द ऐसे आतंकियों को मौत के घाट में 72 हुरों के पास जो है वो भेज दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सर उठाने की कोशिश की जा रही है द रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से, तो उसको लेकर सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आएंगी कि इस संगठन के कई बड़े जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया है। जी रविंद्र, जिन 3 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, उनकी सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद की जाएगी उनके परिवार की? जी देखिए, केंद्र में बीजेपी सरकार है और बीजेपी के ही महासचिव और कार्यकर्ता जो हैं वो मारे गए हैं आतंकियों के हाथों और ऐसे में जो अभी जम्मू कश्मीर जो है यूटी बना हुआ है, तो ऐसे में उनके परिवारों को जो है मदद जो है वो मुहैया जरूर करवाई जाएगी, क्योंकि अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में बीजेपी जिस तरह से जम्मू कश्मीर खास करके घाटी के अंदर बीजेपी का दामन थामे हैं कुछ काफी लोगों ने, तो ऐसे में उनका बैकफुट पे चले जाएंगे। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि ऐसे मुद्दों पर उनका जो मदद मुहैया ना करवाई जाए, वो मदद जरूर होगी और खास करके केंद्र सरकार की तरफ से और यूटी सरकार की तरफ से भी उनको कुछ ना कुछ मदद जो है वो दी जाएगी। हालांकि जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने भी इस किलिंग की जो है वो निंदा की है और कहा है कि जो मुमकिन होगा इनकी मदद जो है वो की जाएगी। ठीक है, बीजेपी और अगर हम विपक्ष कांग्रेस की बात करें तो उनकी तरफ से तो तमाम प्रतिक्रियाएं आ ही रही हैं रविंद्र, लेकिन जो स्थानीय वहां की पार्टी है, चाहे वो पीडीपी हो या एनसी हो, उसका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से यह हमला हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, तो ऐसे में एनसी और पीडीपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी देखिए, एनसी और पीडीपी की तरफ से अभी फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने देखने को नहीं मिली है, क्योंकि पीडीपी और एनसी अभी कुछ दिनों पहले ही, मतलब अगर हम कहें कि पीडीपी जो है वो लगातार
पाकिस्तान समर्थक बोली बोलती रही हैं, तो ऐसे में जो है उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, या एनसी की तरफ से भी अभी जो है कोई ऐसा बयान, आधिकारिक बयान जो है वो अभी तक नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस ने जरूर इसकी निंदा की है कि ऐसी हत्याएं जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहा जाए तो जिस तरह से लगातार हत्याएं, पंचों सरपंचों की हत्याएं भी हुई हैं और खास करके एनसी के कई कार्यकर्ता जो है वो मारे भी गए हैं। बिल्कुल, लेकिन इस मसले पर अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया एनसी और पीटीपी की तरफ से नहीं आई है। शुक्रिया रविंद्र, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। भले किसान सबे खुशहाल हो, सबके अधिकार के रक्षा, प्रतिनिधि के मन में चाहे जनहित के बोले बिहार महागठबंधन सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शर्तों के साथ सामान्य यात्रियों को लोकल ट्रेनों में अनुमति देने की महाराष्ट्र सरकार की मांग के बाद रेलवे ने अपना जवाब तैयार किया है। जवाब के अनुसार मुंबई में लॉकडाउन से पहले रोजाना कुल 3,341 सर्विस चलती थी। इनमें करीब 80 लाख यात्री सफर करते थे। औसतन 2,546 यात्री प्रति लोकल का आंकड़ा था। वहीं पीक आवर्स में करीब 4,500 यात्री प्रति लोकल चलते थे, जबकि 12 डिब्बों की एक लोकल की क्षमता करीब 1,200 की यात्री की होती है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों को पालने के लिए प्रति लोकल केवल 700 यात्री ही ट्रैवल कर सकते हैं और इस शर्त को यदि बरकरार रखना होगा तो करीब 56 लाख यात्रियों के लिए यात्रा का संकट पैदा होने वाला है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि अब यदि 24 लाख यात्रियों को अनुमति दी जाए तो किसे चुनना है और किसे छोड़ना है, यह फैसला भी राज्य सरकार को ही करना होगा। एक अधिकारी ने आंकड़ा देते हुए समझाया कि अगर मुंबई में सभी कर्मचारियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाए तो भी 15 से 16 लाख हो जाएंगे। लॉकडाउन से पहले करीब 20 लाख महिलाएं रोजाना ट्रैवल किया करती थी। यदि इससे आधी भी शुरू हो जाए तो भी सरकारी कर्मचारियों को मिलाकर आंकड़ा 24 लाख के पार चला जाएगा। तो इस तरह से अभी कश्मकश की स्थिति लगातार बनी हुई है कि कैसे यात्रियों को लोकल ट्रेनों में अनुमति दी जाए। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लोकल ट्रेनों में अनुमति देने की महाराष्ट्र सरकार की मांग के बाद अब सरकार ने जो है, रेलवे ने जो है अपना फैसला दिया है और जवाब जो है लिखित में दिया गया है। पूरी जानकारी आपसे, क्या कुछ कहना है रेलवे का? देखिए पल्लवी, सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई लोकल चालू करने के लिए
रेल मंत्रालय को जो है एक पत्र लिखा था, जिसमें साफ तौर पर यह मांग की थी कि मुंबई के आम व्यक्तियों के लिए जो है मुंबई की लोकल सेवा बहाल कर दी जाए। उसके जवाब में रेलवे ने भी एक पत्र द्वारा महाराष्ट्र सरकार को यह बताया कि सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ये बताए कि कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार के पास कितनी तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां रहेगी और क्या क्या गाइडलाइन रहेगा। ऐसे तमाम बातों को लेकर महाराष्ट्र सरकार और रेलवे के बीच लगातार मंथन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कल ही घोषणा कर दी थी कि 30 नवंबर तक जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहेगा। हालांकि जो रेड जोन इलाका है उसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन इस बीच मुंबई की लोकल को लेकर या अन्य सेवाओं को लेकर महाराष्ट्र सरकार जल्द निर्णय लेने वाली है, जिसमें अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की लोकल चालू करने की कवायद को लेकर रेलवे को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में रेलवे ने भी जवाब दे दिया है। जी पल्लवी, रेलवे की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया है, क्योंकि काफी कशमकश की स्थिति अभी भी बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोकल ट्रेनों में करवाना है तो भी ऐसा बताया जा रहा है आंकड़ों के हिसाब से कि 36 लाख यात्री यात्रा से वंचित रह जाएंगे और उनकी यात्रा पर संकट आ जाएगा। देखिए पल्लवी, सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र सहित मुंबई में जो लोकल चलती है वो करीब 3200 से 3500 मुंबई की लोकल वेस्टर्न और सेंट्रल मिलाकर चलती है। इस समय मौजूदा हालात में वेस्टर्न और सेंट्रल को मिलाकर करीब 1410 ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसमें क्षमता से कम यानी कि 700 यात्रियों को बैठने की अनुमति दी गई है। ऐसे में पूरी क्षमता के साथ अगर बात किया जाए तो एक लोकल ट्रेन में करीब 1200 से 1300 लोग जो है यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हालात है उसको देखते हुए महज 700 लोगों को यात्रा करने की अनुमति है। ऐसे में रेलवे मंत्रालय साफ तौर पे महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि किन किन लोगों को किस स्थिति में जो है ट्रेवल करने की अनुमति दी जाए। वहीं जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे विभाग को यह पत्र लिखकर ये कहा है कि 3 चरणों में जो मुंबई की लोकल को जो है सेवा बहाल की जाए, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर करीब सुबह 8 बजे तक, उसके बाद 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक पीक आवर में, उसके बाद जो है 11 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक, उसके बाद जो है 4:30 से लेकर शाम 7:30 के बाद जो है बंद कर दे। तो ऐसी तमाम स्थिति जो है दी है। इस बीच में महाराष्ट्र सरकार ने यह भी मांग की है कि हर 1 घंटे बाद जो है महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि रेलवे लगातार मंथन कर रही है, लेकिन जिस तरह से रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले ये बताए कोरोना काल को लेकर किस तरह की महाराष्ट्र सरकार की तैयारी है, किस तरह की गाइडलाइन होगी। राज्य सरकार को भी अपना जवाब देना होगा और बताना होगा कि क्या कुछ तैयारियां राज्य सरकार की भी हैं। अगर इस स्थिति से निपटना रहेगा तो किस तरह से राज्य सरकार क्या कुछ व्यवस्था करती है। शुक्रिया सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो लोकल ट्रेनों को लेकर अभी कशमकश की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने तो मांग कर दी है और रेलवे ने भी अपना जवाब तैयार कर लिया है। देखने वाली बात यहाँ पर रहेगी कि राज्य सरकार किस तरह से क्या कुछ व्यवस्था कर पाती है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड ने हर किसी को सन्न कर दिया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई को लेकर चौतरफा दबाव के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि निकिता मर्डर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इस फैसले की वजह यह है कि इस केस की सुनवाई रोजाना हो और आरोपियों को शीघ्र सजा दिलवाई जा सके। फरीदाबाद पुलिस को जल्द से जल्द चालान कोर्ट में पेश करने की हिदायत दे दी गई है। वहीं इस मामले में स्थानीय पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को पुलिस ने सुरक्षा दे दी है। वहीं पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस मामले में 12 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। निकिता के घर गुरुवार को भी नेताओं का जमघट लगातार लगा रहा। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि अग्रवाल कॉलेज के बाहर निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निकिता को अगवा करने में असफल रहने पर ऐसा किया गया था और इस मसले को लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा था। अब प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने इस पूरे मामले में अपना अपना रवैया है वो काफ़ी सख्त कर लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी आरोपियों पर कार्रवाई कर दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि निकिता मर्डर केस की सुनवाई जो है फास्ट ट्रैक में होगी और इसके अलावा ये दावा भी किया गया है कि 12 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी और जितना जल्दी होगा इस मसले में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवा दी जाएगी।
आएगी, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद से सरकार की ज़बरदस्त किरकिरी भी हो रही थी। तो ऐसे में अब अनिल विज ने डैमेज कंट्रोल यहां पर कर लिया है और लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि निकिता, जो कि बीकॉम की छात्रा थी, वो पेपर देकर कॉलेज से बाहर निकली थी और जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकली, एक सिरफिरे आशिक ने उसको पहले अगवा करने का प्रयास किया और जब अगवा करने में वो विफल रहा तो गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा शर्मा फरीदाबाद से इस समय फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूजा, आपसे जानकारी चाहेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में निकिता मर्डर केस को इस समय चलवाया जा रहा है, इसके अलावा क्या कुछ लग रहा है, क्या वाकई में एक्शन में दिख रही है खट्टर सरकार? देखिए, इस निकिता हत्याकांड मामले में सरकार की जितनी किरकिरी हुई है पुलिस व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री अनिल विज है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई का जो निर्णय लिया गया है, बेशक बिल्कुल पल्लवी इसको डैमेज कंट्रोल ही कहा जाएगा। और क्योंकि परिजनों की भी लगातार यह मांग थी और बाकी जो शहर के लोग थे, देश के लोग यही मांग कर रहे थे, लेकिन अभी भी गुस्सा लोगों का जो है वो थमा नहीं है। आपको बता दें कि आज सर्व समाज ने प्रदर्शन किया है और ये मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए या फिर उनको उसी तरह से गोली मारकर उनका एनकाउंटर किया जाए जिस तरह से दिन दहाड़े निकिता को उन्होंने गोली मारी थी। और कांग्रेस की तरफ से भी कल जो पूर्व संसदीय सचिव है शारदा राठौर कैंडल मार्च निकालेंगी, प्रदर्शन करेंगी ताकि निकिता मामले में जो आरोपी हैं उनके प्रति सख्त रुख सरकार अपनाए, कोर्ट अपनाए। तो लगातार इसको लेकर मांग की जा रही थी परिजनों की कि मुआवजा दिया जाए, उन्हें नौकरी दी जाए और साथ ही साथ जो ये पूरे मामले का राजनीतिकरण ना हो, इस पर भी बार बार आज निकिता के पिता ने एक वीडियो जारी कर इस बात की अपील भी की है। क्योंकि बता दें कि गत दिवस पल्लवी जब कुमारी शैलजा और कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल आए थे तो कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया था और नारेबाजी। और वाकई में ऐसे महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, ये मांग उनकी एकदम जायज है। शुक्रिया पूजा, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। अजी, एक खुशहाल राज्य के युवाओं को क्या चाहिए? शिक्षा और रोजगार। तो जब बिहार में 15 वर्ष के एनडीए शासन में खाली पड़े 4.5 लाख पद भरे जाएंगे, जब नए 5.5 लाख स्थायी पदों को मिलाकर कुल 10 लाख स्थायी नौकरियां मिलेंगी, तब बनेगा बिहार खुशहाल। तो आइए बिहार को खुशहाल बनाते हैं, कांग्रेस महागठबंधन सरकार को चुनते हैं। बोले बिहार महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बिहार के मुंगेर में गुरुवार को तब फिर से एक बार हालात बेकाबू हो गए जब उपद्रवियों ने पूरब सराय थाने में आग लगा दी और वहां खड़ी पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग और एक शख्स की मौत से गुस्साए लोगों ने एसडीओ और एसपी दफ्तर और आवास पर भी पथराव किया। इस दौरान भीड़ ने गोलीकांड के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया और मुंगेर के एसपी लिपि सिंह और इसके अलावा एसडीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने कहा है कि अब वहां हालात काबू में हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इलाके में अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थाने में आग लगाने वालों और डीएसपी और एसडीओ दफ्तर और आवास में पथराव करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। उन्हें गिरफ्तार कर सजा दिलाई जाएगी। हालांकि उन्होंने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग की घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि फिलहाल ये मामला जांच के अधीन है। तो ये अब अहम खबर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बिहार के मुंगेर में गुरुवार को तब फिर से हालात बेकाबू हो गए जब उपद्रवियों ने पूरब सराय थाने में आग लगा दी और वहां खड़ी पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया। मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने कहा है कि अब वहां हालात काबू में हैं। उन्होंने बताया कि इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इलाके में लगातार जो अधिकारी हैं वो गश्त कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं कि किसी तरह से हालात जो हैं एक बार फिर से बेकाबू ना हो जाएं। लेकिन गुरुवार की जो ये तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वाकई में डराने वाली और चौंकाने वाली थी कि आखिर ऐसे एकदम से हालात कैसे बेकाबू हो गए। क्या पहले से पुलिस प्रशासन सतर्क वहां पर नहीं था? और खबर पर तमाम जानकारी के साथ मिथिलेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। फिलहाल मुंगेर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से मुंगेर की जो घटना घटी है उसको लेकर के काफी गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक मामला भी उसने ले चुका है। तेजस्वी ने भी इस मामले को लेकर के बयान जहां पे जारी किया, वहीं पे चिराग पासवान ने भी इस मामले को लेकर के अपनी तंज कसा है। सीधे तौर पे सुशासन की सरकार को लेकर के कुशासन की सरकार कही गई है और खास करके जो उस समय के एसपी लिपि सिंह थी और जिलाधिकारी राजेश मीना थे, उन सभी दोनों लोगों को भले ही प्रशासन ने उन्हें हटा दिया है और दूसरे लोग के पदनियुक्ति कर दी गई है, लेकिन इन तमाम बिंदुओं पर अगर देखा जाए तो जिस शख्सियत की मौत हुई है उस पर सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एक राजनीतिक रंग खास करके मुंगेर की घटना को लेकर के छा गई है। जी बिल्कुल, राजनीतिक रंग तो है ही, लेकिन फिलहाल वहां पर हालात अभी काबू में है या नहीं, या अभी भी तनावपूर्ण माहौल लगातार मुंगेर में बना हुआ है? जी, आपको बता दें कि जो माहौल अभी क्रिएट किया गया है, खास करके 26 तारीख की जो रात्रि की ये घटना घटी है, 26 तारीख की घटना के बाद में जो 27, 28, 29 और 30 ये लगभग आज के दिन तक पूरी माहौल आज भी गहमागहमी की स्थिति में हुई है। अगर थोड़ी सी भी राख दिखाई देता है तो उसमें आग जलाने के लिए राजनीतिक कई ऐसे शख्सियत है जो जाकर के जलाने की प्रयास कर रहे हैं। तो कई स्थलों पे जिस घटना की घटी है और जो जिसे घरों में घटना घटी है उसको लेकर के लोग आग लगाने की भी फिराक में है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो मामला ठंडी बस्ती में डाल देनी चाहिए थी, राजनीतिक रंग ला करके निश्चित तौर पे एक नई रंग की आयाम देने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात ये भी कहा जा सकता है कि आगामी जो चुनाव है, चुनाव को लेकर के खास करके मुंगेर की घटना मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर के मामले को राजनीतिक मामला ले जाने की बातें भी सामने में आ रही है। ठीक है, और डीआईजी मनु महाराज कह रहे हैं कि फिलहाल स्थिति जो है काबू में है, वहां पर पुलिस अधिकारी गश्त कर रहे हैं, निगरानी रखी जा रही है और अभी जो हालात हैं वो सामान्य है। लेकिन फायरिंग की घटना पर कोई भी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है, आखिर क्यों? क्या दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मिथिलेश? क्योंकि कोई भी फायरिंग के मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, घटनाएं घटी है और पुलिस की तरफ से जिस तरीके की घटना की गई है उसकी भर्त्सना करने के लिए तमाम लोग तैयार है। राजनीतिक जो लोग भी हैं वे सारे लोग इस बात को लेकर के कहने को तैयार है कि ये घटना अवांछनीय है, भर्त्सना के योग्य है और इस तरह की घटनाएं को नहीं घटनी चाहिए थी। भले ये सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जिनके घरों में मौत हुई है उस मौत की लेकर के आंसू पोंछने वाले शख्सियत कोई भी नहीं जाता, न कोई राजनेता, न कोई किसी तरह के कोई पदाधिकारी उसके घरों में चले गए। ये हालांकि ये तमाम वस्तुओं को अगर देखा जाए तो घटना भले ही मनु महाराज की तरफ से कहने का ये होता है कि सारे मामलों पे हम लोगों ने अंकुश लगा दिया है, तमाम स्थलों पे जाकर कैंपनिंग की गई है, पुलिस कैंपनिंग कर रही है, स्थानीय जो नेता है वे कैंपनिंग कर रहे हैं, लेकिन आग अभी भी सुलझा हुआ है।
किसी भी तरह के कोई अप्रिय घटना भी घटने की संभावनाएं कहीं भी जा सकती है। जी बिल्कुल, और ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या प्रशासन और सरकार की तरफ से मृतक के परिवार को कोई मदद पहुंचाई जा रही है इस समय? सबसे अहम तो बात सबसे अहम सवाल ये जरूर कहा जा सकता है कि जिसके घरों में चिराग बुझ गई है उसके घरों में चिराग जलाने के लिए कोई शख्सियत नहीं गया अभी तक, और न खास के कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदे गए, न किसी तरह के कोई राजनीतिक शख्सियत वहां जाकर के आंसू पोंछने का काम किया हो। लेकिन इन तमाम बिंदुओं पर अगर देखा जाए तो पूरे देश में ये बात को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुंगेर में घटनाएं घटी है और मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर के घटनाएं घटी है, एक शख्सियत की गोली लगी है, हत्या हो गई, इन तमाम वस्तुओं पर पूरी देश जल रहा है। लेकिन जिसके घर में आग लगी है, जिसके घर के युवक की मौत हुई है, उसके घरों में आज तक न किसी राजनीतिक शख्सियत लोग गए हैं, न सरकार के कोई नुमाइंदे आंख में आंसू पोंछने के लिए गया हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो मुंगेर में फिलहाल हालात काबू में है, ऐसा कहना है डीआईजी रेंज मनु महाराज का। उन्होंने कहा कि अभी इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है, वहां पर अधिकारी जो है निगरानी कर रहे हैं और गश्ती की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ जवानों ने 8 लाख की इनामी महिला नक्सली को ढेर कर दिया है। वहीं पुलिस ने मौके से 303 राइफल के साथ विस्फोटक सामग्री को भी बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि गोलीबारी में आधा दर्जन के आसपास नक्सलियों के घायल होने की और मारे जाने की खबर है। ज्वाइंट यानी कि ऑपरेशन था, इसमें कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ के बल सभी शामिल थे और लगभग 5 दिन 10 दिन के ब्रीफिंग के बाद फोर्स को मिनपा एरिया में भेजा गया था, जिसमें 2 रात हाल्ट करने के बाद कल यानी कि सुबह 28 तारीख को सुबह यानी कि 10 साढ़े 10 बजे पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ था, जिसमें एक महिला नक्सली की शव बरामद किया गया है। साथ ही 303 एक बोल्ट एक्शन राइफल बरामद किया गया है और घटनास्थल की सर्चिंग करने पर अन्य यानी कि नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त किया गया है। सर, और भी नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है? इसमें यानी कि निश्चित रूप से 5-6 नक्सली यानी कि मारे गए होंगे। वहाँ पे घटनास्थल में जिस तरीके की सर्चिंग किया गया, सर्चिंग के दौरान खून के धब्बे मिले हैं, लड़कों के पास उनका फोटो भी है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि निश्चित रूप से इस घटना में 5-6 नक्सली मारे गए होंगे। तो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां जवानों ने 8 लाख की नामी महिला नक्सली को ढेर कर दिया है। वहीं पुलिस ने मौके से 303 राइफल के साथ विस्फोटक सामग्री को भी बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि गोलीबारी में आधा दर्जन के आसपास नक्सलियों के घायल होने की और मारे जाने की खबर है। और जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतनी सामग्री बरामद की है पुलिस ने, तो ये बड़ी कामयाबी यहां पर सुकमा पुलिस की मानी जा सकती है। नक्सल प्रभावित इलाका है सुकमा और ऐसे में एक 8 लाख की इनामी महिला नक्सली को ढेर कर देना वाकई में अपने आप में सुकमा पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। पुलिस ने मौके से 303 राइफल के साथ विस्फोटक सामग्री को बरामद किया है और ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है कि आधा दर्जन यानी कि 6 के आसपास नक्सलियों के घायल होने की और मारे जाने की भी खबर है। तो बड़ी कार्रवाई सुकमा पुलिस के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया जाता रहा है और नक्सलियों को या तो आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है या इसके अलावा उनके साथ मुठभेड़ में उन्हें घायल किया जाता है या मार दिया जाता है। नक्सल प्रभावित इलाका है सुकमा, यहाँ पर नक्सलियों का काफ़ी भय बना हुआ है। ऐसे में लगातार यहाँ पर जो पुलिस है, इसके अलावा जो अन्य जवान हैं, उनकी मदद से नक्सलियों को ढूंढने का पूरा ऑपरेशन हमेशा से चलाया जाता रहा है और ये कोशिश की जाती रही है कि नक्सलियों का प्रभाव इस इलाके से कम किया जा सके। और इसी कड़ी में एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुकमा पुलिस को मिलती हुई आज नजर आई है। नक्सल प्रभावित जिला सुकमा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लाख की इनामी महिला नक्सली को ढेर कर दिया है और इसके अलावा काफ़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें 303 राइफल के साथ विस्फोटक सामग्री है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, बरामद कर लिया है। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि गोलीबारी में आधा दर्जन के आसपास नक्सलियों के घायल होने की और मारे जाने की खबर है। इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है।
और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता परमेश्वर इस समय लाइव जुड़ गए हैं। परमेश्वर, आपसे जानकारी चाहेंगे। सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि एक 8 लाख की इनामी महिला नक्सली को ढेर कर दिया है सुकमा पुलिस ने। 5 लाख की इनामी महिला को गिरफ्तार किए हैं जी। और उत्तर बस्तर में बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस और बीएसएफ के जवानों को। यह महिला 2008 से फरारी चल रहे थे और 2008 में एक कोयलीबेड़ी थाना क्षेत्र के गांव में जाकर एक परिवार को जबरदस्ती मारपीट करके दलम के नाम पे दोनों बच्चियों को देने की बात कहकर मारपीट किए थे। एक घटना ये था। और 2015 में केरला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में जाकर जबरदस्ती माइंस के मशीनों और उसके उपकरणों को जला दी थी। तो इनके ऊपर आरोप थे और इनके साथ साथ 4 अन्य और आरोप थे और ये 2 आरोप में उनके ऊपर गिरफ्तारी स्थायी वारंट जारी हुई थी और उसी के तलाश में पूरे जवान के लोग लगे हुए थे। और जैसे ही उनको पता चला कि अपने गांव आ रहे हैं और अपने परिजन से मिलने के लिए, तो पुलिस ने पूरे चारों तरफ से घेर कर उसको दबोच लिया गया। बिल्कुल, और ये भी बताया जा रहा है कि काफी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जी, काफी मात्रा में विस्फोटक सामान एवं हथियार भी पुलिस को हाथ लगे हैं और जब्ती किए हुए हैं। देखिए परमेश्वर, सुकमा जो है एक नक्सल प्रभावित इलाका है, एक नक्सल प्रभावित जिला है। यहाँ पर लगातार तमाम ऑपरेशन चलाए जाते रहे हैं कि नक्सलवाद का प्रभाव कम हो सके। अगर हम बात करें अभी सुकमा जिले की, तो स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? क्या वाकई में वहां से नक्सलवाद का प्रभाव थोड़ा बहुत भी कम हुआ है? देखिए, देखा जाए तो ये जो पूरे ये सरकार की ओर से इस तरह के बातें जो करते रहते हैं कि कोई भी प्रकार का वहां पे नक्सल मूवमेंट अब ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा कहना भी गलत होगा कि नक्सल मूवमेंट नहीं है। छोटी मोटी बहुत सारे घटना रोज हो रहे हैं, रोजमर्रा की घटना हो रहे हैं, लेकिन बड़ा कोई घटना को अंजाम नहीं दिए हैं। ऐसा उन लोग रणनीति का एक हिस्सा बनाए हुए हैं। नक्सली का रणनीति का हिस्सा ये भी है कि बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे रहे हैं। छिटपुट घटना, छोटे मोटे घटना तो रोज हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी पूरी तरह से इसका प्रभाव कम नहीं हो पाया है। अभी सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं और स्थानीय प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ से नक्सलियों को खदेड़ा जा सके या इन्हें ढेर कर दिया जा सके, क्या ये कोशिशें इस समय नजर हो रही हैं कि सफल हैं? बिल्कुल, ये कोशिशें और बढ़नी चाहिए। क्या कुछ और कदम उठाए जाने की जरूरत है अभी? जी, राज्य सरकार को, पुलिस प्रशासन को एक ठोस स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है और जिस तरीका से इन लोग जो रणनीति के तहत काम किए जा रहे हैं, वो रणनीति पूरी तरह से प्रभाव नहीं पड़ रहा है और कहीं न कहीं घटना हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन और फोर्स की ओर से, बीएसएफ के जवान की ओर से इनको एक बड़ा रणनीति बनाने की जरूरत है जिससे उसे खदेड़ा जा सके। और ठीक है, नक्सलियों पर तो कार्रवाई हो रही है परमेश्वर, जो कि हम देख भी पा रहे हैं कि रोजाना कोई ना कोई नक्सली ढेर किया जाता है, आत्मसमर्पण करते हैं नक्सली, या इसके अलावा यूं कहें कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो नक्सलियों को सहायता पहुंचाते हैं, क्या उन तक भी पहुंच पा रही है पुलिस? जी, यही बात है। जब तक उनके रिसोर्स को इन लोग बंद नहीं करेंगे, अगर पूरी तरीका से घेराबंदी नहीं कर पाएंगे, तो कहीं न कहीं उनका जमावड़ा तो रहेगा ही और उनका जो नक्सली अटैक जो है वो कम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया परमेश्वर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो छत्तीसगढ़ की सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सुकमा पुलिस की तरफ से, जवानों की तरफ से, और इसी कड़ी में एक महिला नक्सली को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अजी, एक खुशहाल राज्य के युवाओं को क्या चाहिए?
शिक्षा और रोजगार। तो जब बिहार में 15 वर्ष के एनडीए शासन में खाली पड़े 4.5 लाख पद भरे जाएंगे, जब नए 5.5 लाख स्थायी पदों को मिलाकर कुल 10 लाख स्थायी नौकरियां मिलेंगी, तब बनेगा बिहार खुशहाल। तो आइए बिहार को खुशहाल बनाते हैं, कांग्रेस महागठबंधन सरकार को चुनते हैं। बोले बिहार महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें।